हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक नया टॉपिक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस करा हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1। उसमें मैंने सारे वीडियोस चैनल मतलब एक ऑर्डर वाइज बनाए हैं, आप उस ऑर्डर वाइज में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। उसकी मैंने परफॉर्मेंस पैरामीटर डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। तो इसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो हमारा डायोड D1 से कनेक्टेड है और डायोड D2 से कनेक्टेड है और डायोड D2 से कनेक्टेड है। बीच में हमारे पास क्या है, एक सेंटर टैपिंग है जिसमें हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सेंटर टैपिंग को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है। एसी इनपुट हमें मिल रहा है और इसका जो वेव फॉर्म है कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से हमें इनपुट साइकिल है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर वी आर यूजिंग द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड टू डायोड इन सच अ मैनर दैट वन डायोड इज कंडक्टिंग फॉर पॉजिटिव। एक डायोड कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और अनदर डायोड कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। सो फुल वेव इनकमिंग एसी की कैसी हो रही है, रेक्टिफाइड हो रही है। और रेक्टिफाइड हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, एक सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, इनकमिंग एसी पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो जा रही है। हैंस वी आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच एंड एवरी पार्ट। और जब हमें ऐसा हो रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और हमें क्योंकि ये आउटपुट दे रही है दोनों के लिए, तो इसकी जो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो हमें इसकी यूज़ है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग के साथ, तो ये तो था इसके बारे में। तो वर्किंग के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, केस फर्स्ट है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए को पॉजिटिव मान लीजिए, तो डायोड D1 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा। भैया अगर मैं इसको ए टर्मिनल नाम दे दूँ तो इसमें ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास D1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। D1 का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, पी साइड पॉजिटिव हो गई। हैंस D1 कैसा है, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा। D2 की बात करें तो D2 कैसा हो जाएगा, D2 हमारा रिवर्स बाइजिंग में हो जाएगा क्योंकि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। अगर मैं इसे B बोल दूँ तो ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। तो ए ये है, बी ये है, तो बी हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइजिंग में हो जाएगा। तो D2 हमने लिख दिया है D2 इज इन रिवर्स बायस, सो इट इज़ ऑफ, तो वो ऑफ हो गया। अब देखिए इसकी सर्किट, तो सर्किट कुछ इस तरीके से है क्या, कि हमारे पास जो ए टर्मिनल है तो इसमें हमने क्या करा है कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि ये फॉरवर्ड में था और ये ऑफ हो गया। ऑफ में कोई भी वायर नहीं बनाना है, मैंने गलती से बना दिया था इसलिए इसको कट कर दिया है। क्लियर है। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा भाई, करंट इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हमने साइन कन्वेंशन बना दिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा और हमारे पास वोल्टेज आउटपुट कैसा मिल जाएगा, एक हमें मैक्सिमम वोल्टेज VM का मिल जाएगा। अब आते हैं केस 2 के लिए जिसमें है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल B कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए टर्मिनल B कैसा है, पॉजिटिव हो गया। टर्मिनल A कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड दैट मीन्स डायोड D1 केस में हो गया, D1 हो गया रिवर्स बायस में क्योंकि ऑफ हो गया। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो ऑफ हो गया। एंड डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, सो D1 इज ऑफ। अब डायोड D2 कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इसलिए वो D1 जो है वो केस में हो गया, D1 ऑफ में हो गया, D2 ऑन हो गया। D1 ऑफ हो गया, D2 ऑन हो गया। D2 कैसा हो गया, D2 हो गया ऑन, क्योंकि ये हमारा D2 था ये ऑन हो गया। तो ऑन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस तरीके से हमारा फ्लो कर रहा है करंट। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास इससे भी हमें क्या कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, हैंस वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा मतलब ये तो पिछली साइकिल के लिए मिला है और अब ये इस साइकिल के लिए पॉजिटिव VM मिल गया, तो ये T/2 से T के लिए मिल गया। तो हैंस वी विल गेट द आउटपुट वेवफॉर्म। तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म किस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से। पूरी वेव कैसी हो रही है, रेक्टिफाइड हो जा रही है इन द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हमने वर्किंग देख ली है, ठीक है, उसके दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। तो ये जो केस थे, केस 1 केस 2, ये सब होते क्या है, ये इसकी वर्किंग होती है। किसकी वर्किंग, तो अगर वर्किंग पूछी जाएगी तो आप ये केस 1 केस 2 मेंशन करके आएंगे, आउटपुट वेवफॉर्म बना के आएंगे, सर्किट डायग्राम बना के आएंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम ही रोल प्ले कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। क्लियर है। इसके बाद हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब आता है परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास एवरेज DC वोल्टेज। तो एवरेज DC वोल्टेज कैसा हो जाएगा भाई, अभी हमारे पास ये इस तरीके की वेवफॉर्म में मिल रही है, ठीक है। VDC क्या होता है, एरिया अंडर वन साइकिल अपन में बेस क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। और टाइम पीरियड का मतलब होता है ऐसा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो 0 से पाई वाला पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर वन साइकिल दैट इज 0 से पाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे VL d ओमेगा t को। VL d ओमेगा t की वैल्यू क्या है, VM sin ओमेगा t, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए VM sin ओमेगा t लिखा हुआ है, तो बस वो हम इसको पुट कर रहे हैं। तो हमने VM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी पुट कर दिया 0 से पाई के लिए, डिवाइड कर दिया पाई से। अगेन जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हमारे पास निकल के आएगा 2VM बाई पाई, और 2 बाई पाई को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.636 VM। तो VDC की वैल्यू आ गई 0.636 VM। अगेन जैसे कि मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में डिस्कस करा था कि अगर आइडियल डायोड को हम रिप्लेस करते हैं सिलिकॉन डायोड से या जर्मेनियम डायोड से, तो उतना कट इन वोल्टेज नेगेटिव में चले जाता है, उतना कट इन वोल्टेज माइनस हो जाएगा। तो हैंस हम कह सकते हैं 0.636 VM माइनस 0.7 कर दो, या आप ऐसे भी लिखते हो 2 अपॉन में पाई VM को बस VM -0.7 करना है। अगर सिलिकॉन डायोड है, क्योंकि सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 हो जाता है।
0.7 हो जाता है। क्लियर हो गया? तो बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर जर्मेनियम होता तो 0.3 हो जाता माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड डीसी लोड करंट, दैट इज आईडीसी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायरेक्ट हम निकालेंगे, दैट इज 2Im/π, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब पूरा अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो कुछ नहीं करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर वाली वीडियो में जाइए, जैसे उसमें करा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे इसमें फॉर्मुला लगेगा और आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 2Im/π। नेक्स्ट इज आरएमएस लोड वोल्टेज, तो अगेन यहाँ पे भी हमारा 0 से पाई के लिए इंटीग्रेट होगा, क्योंकि वही हमारी साइकिल है जिसके लिए रिपीट कर रहा है वेव फॉर्म, ठीक है। और बाकी हमने सिर्फ इसको अपॉन में पाई कर दिया है, तो रूट मीन स्क्वायर हुआ है। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो Vm²/2π आ जाएगा। 2π कैसे आया? क्योंकि साइन स्क्वायर Vm बाहर आ गया, Vm² बाहर आ गया, 0 से पाई वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मुला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 को हमने बाहर निकाल दिया, एज इट इज कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन, तो Vm²/2π आ गया। बचा 1 - cos 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करा किसके रिस्पेक्ट में? डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो हमें क्या मिला? ओमेगा टी, और cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है? साइन ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई था इसलिए। क्लियर है? सिंपल इंटीग्रेशन है क्लास 12th वाली। इसके बाद हमने क्या करा? पुट करी, तो पाई यहाँ पुट हो गया, अगेन पाई यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो पाई -0 माइनस ये अगेन 0 इसमें पुट होगा, तो 0 - 0। क्लियर हो गया? तो हेंस पाई से पाई कट गया, तो आंसर आ गया Vm²/2 अंडर रूट में। इसका आंसर क्या बन जाएगा? Vm/√2। तो VRMS वैल्यू कितनी आ गई? Vm/√2। क्लियर है? अब देखिए आरएमएस लोड करंट, तो आरएमएस लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है? Im/√2। ये भी ध्यान रखना है आपको, IRMS = Im/√2। इन सब के डेरिवेशन मैंने फिर से बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर वाले में जाके देख सकते हो, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो बस आपको वैसे ही डेरिवेशन इसमें भी कैरी आउट करना है। देखिए जैसा कि रिपल फैक्टर मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, दैट इट इज़ द, ये दिखाता है कि एसी वेरिएशन कितने हैं डीसी के जो हमें आउटपुट मिल रहा है, या हम कितने क्लोज हैं प्योर डीसी के, ठीक है। तो रिपल फैक्टर ये है। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मुला था √VRMS/VDC² -1, या फॉर्म फैक्टर -1, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 ऐसे कह सकते हो, क्योंकि फॉर्म फैक्टर ये पूरे रेशियो को कहा जाता है। क्लियर है? तो रिपल फैक्टर हमारे पास जो इसके लिए निकल के आता है वो होता है 0.48। कैसे निकल के आ रहा है? 0.48। वहाँ पे कितना निकल के आया था? वहाँ पे हमारा रिपल फैक्टर कितना निकल के आया था? 1.21। दैट इज रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी, रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए अच्छे जो रेक्टिफायर होंगे। क्लियर है? एफिशिएंसी इसमें कितनी मिल रही है? 81.2% मिल रही है। ईटा कितनी मिल रही है? 81.2%। पीक इनवर्स वोल्टेज भी हमें पता है, यहाँ पे जो होता है वो 2 टाइम्स वीएम हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कितना हो जाता है, तो दैट इज डबल। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर का जो वोल्टेज होता है सेंटर टैप में। क्लियर है? 2 VM हो जाता है। ध्यान रखना है, सिर्फ 2 VM इसी में रहेगा, ब्रिज और उसमें नहीं है, ठीक है। सेंटर टैपिंग वाले में ही है, ब्रिज वाले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 8th पॉइंट पे, दैट इज द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज द 8th परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो यहाँ पे जो एवरेज TUF है वो उधर की तरह कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका एक अलग से कॉलम बना दिया है, पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे जो TUF कैलकुलेट हो रहा था वो सिंपल एक साइकिल के लिए हो रहा था, दैट इज उसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी का चक्कर नहीं था, बट यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का है। तो एवरेज TUF इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेटली। तो TUF जो सेकेंडरी का होता है वो होता है 2 इंटू TUF ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू TUF इंटू हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर का TUF कितना आया था? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर लास्ट में आया था 0.287, मल्टीप्लाई करा 287 के साथ तो आ गया 0.574। क्लियर है? अब TUF निकालेंगे प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए अगेन वही वाला फॉर्मुला चलेगा जैसे वहाँ लगाया था, PDC/PAC IDC² RL अपन VRMS IRMS। तो IDC की भी वैल्यू निकाली 2Im/π, RL या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, VRMS को लिखता हूँ Im/√2 इंटू RL, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ IRMS इंटू RL। तो IRMS क्या हो जाएगा? Im/√2 इंटू RL इंटू Im/√2, क्योंकि इसकी वैल्यू Im/√2 हो गई। और VRMS को क्या लिखा? IRMS इंटू RL, ठीक है। तो IRMS को मैंने अब M के टर्म्स में कैसे लिखना था? Im/√2 लिख दिया, इसलिए Im/√2 इंटू RL आ गया है। क्लियर है? इसके बाद सिंप्लीफाई से करा है तो आंसर आया TUF ऑफ प्राइमरी 8/π², और ये 8/π² हो जाएगा 0.812। क्या हो जाएगा? 0.812। अब क्या करा है इसके बाद? तो सिंपल है, बस TUF का एवरेज निकाल लिया है। तो TUF का एवरेज हो जाएगा हमारा TUF ऑफ प्राइमरी प्लस TUF ऑफ सेकेंडरी। TUF है क्या? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू 0.812, इसकी वैल्यू 0.574, डिवाइड कर दिया 2 से, तो जो आंसर आया हमारे पास वो टोटल TUF का एवरेज आया 0.693। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, और इसका प्रूफ भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ 8 पैरामीटर्स थे जो इसमें आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।